हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज हम आए हैं रोहित सर के साथ, थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे। और आज का वीडियो होने वाला है जेई मेन स्पेसिफिक। और अगर ये कहें कि यार कितना स्पेसिफिक होने वाला है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सर आज हम बात करने वाले हैं 2023, जो अभी कुछ दिन बाद पेपर होने वाला है। अगर आप लोगों को याद नहीं है या अगर अभी तक आप लोग सो रहे हैं तो मैं बता दूं, 24 जनवरी को आपका पहला पेपर होने वाला है बेटा, और 31 जनवरी को आखिरी पेपर होने वाला है सर, शायद, है ना। सो इसी बारे में हम बात करेंगे, जैसा कि पीछे लिखा हुआ भी है कि लास्ट 15 डेज का स्ट्रैटेजी आज हम रोहित सर से जानने वाले हैं। एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। मगर फिर भी रोहित सर, मेरा पहला सवाल ये है कि सर 15 दिन बचे हैं, बच्चों को जो है क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इस पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या इन 15 दिनों में बच्चे को अपने स्टडी होराइजन को इंक्रीज करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए? मेरा मतलब है कि क्या हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? सबसे पहला सवाल सर। बिल्कुल। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? और सबसे पहले तो कि लास्ट के 15 डेज बचे हुए हैं और उसी के रिगार्डिंग हम लोग ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लाए हैं जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाए। तो जैसा कि आकाश सर ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप लोगों को अपना स्टडी का हॉरिजन जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए। तो मैंने तो यार लास्ट के यही देखा है कि पिछले 5-10 साल एक्सपीरियंस से मुझे यही समझ में आया कि ये लास्ट के 15 डेज होते हैं ना, अब ये नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए नहीं बने हुए। ओके। आपने जितना कोर्स कर लिया तो एक्चुअली आप खाना बना चुके हो, बस अब उसको सजावट की जरूरत है। तो आप जितना पढ़ चुके हो, आप अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, आप रिवीजन पे फोकस करो। अगर आपको कुछ नया अटेम्प्ट करना है तो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप लगा सकते हो, लेकिन आप बच्चों उन्हीं चैप्टर के लगाओ जिनकी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा आकाश सर, वो ये है कि हर बच्चे को हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे जरूर फोकस करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स में हाई स्कोरिंग टॉपिक क्या होगा, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें तो उसमें डाइपोल से एक क्वेश्चन आता ही आता है, कैपेसिटर में एक क्वेश्चन आता ही है। मॉडर्न फिजिक्स 4 क्वेश्चन देता है। अब कोई बच्चा मुझसे बोले कि सर मैं मॉडर्न फिजिक्स छोड़ के चला जाऊं, तो सच में बोलूं, मैं तो ये बोलूंगा कि यार अगर पढ़ा हुआ है आपने, अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने थ्योरी की हुई है, सर ने क्लास में से अच्छा पढ़ाया हुआ है, तो आप जरूर PYQ करके जाएं, उसकी थ्योरी को पढ़ के जाएं। बहुत ही लल्लू क्वेश्चंस आते हैं और आप बहुत आसानी से ये तो फुल स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। सिमिलरली मैथ्स में, केमिस्ट्री में भी आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दें जिनकी स्कोर आप, जिसमें आप आसानी से और अच्छा स्कोर कर सके। तो ये जो लास्ट टाइम है ना बच्चों, ये नया ट्राई करने के लिए नहीं है। आप जितना पढ़ चुके हो उसको समेटने की कोशिश करो। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, तो अगर सर डिस्कस करें। बिल्कुल। तो बिल्कुल बेटा, स्ट्रेटेजिकली डिस्कस करते हैं और सब लोग, हर बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करे, क्योंकि ये हर उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी 15 दिन बाद जेईई मेंस देने वाला है। मतलब मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बोला कि भाई जो मॉडर्न फिजिक्स की आप बात कर रहे थे, मतलब फिजिक्स का और मेरा नाता थोड़ा अभी क्या है, काफी गैप हो गया है, तो इसलिए मुझे टॉपिक रिकॉल करने पड़ते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स की बेटा जो बात कर रहे थे सर, उसमें ये बता दूं कि अगर सर ने कहा है कि 4 बहुत ही लल्लू क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स का जो है सेशन हम लोग 9 से 11 या 12 के बीच में एनटी सर का आज सेशन है, तो वो अटेंड करना है। बिल्कुल बच्चों, एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं। आज हमारी भोकाल सीरीज चल रही है, आपको पता है, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है ना हमारी सीरीज को। उसी सीरीज में हमने ध्यान रखते हुए मॉडर्न को एक्चुअली इस टाइम पर इसलिए डिजाइन किया था जिससे लास्ट टाइम पर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद भी रहेंगी। तो आज हमारे बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट एजुकेटर एनटी सर, नीरज त्यागी सर, एनटी सर आने वाले हैं और आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट कराएंगे। तो रात को 9 बजे आपका ये कोटा पल्स पे बिल्कुल लाइव होगा, तो 9 से 11 चलेगा। 2-3 लेक्चर्स में आपका मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको देखना ना भूलिए। अब आते हैं अपने वीडियो पे। तो बिल्कुल दिमाग में स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखिएगा, मेरा एक एक पॉइंट सुनने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला सर, इसमें पहला सवाल जो है या पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ रिवीजन शेड्यूल। हाँ, अब मतलब क्या बच्चा आज ही रिवीजन शेड्यूल बनाए, या मतलब रोज का एक अलग अलग बनना चाहिए, या आज ही 15 दिन का बना करके फ्री हो जाए? अब मैं इसमें एक बता देता हूं। देखो, 2 चीजें होती है बेटा। जब आप, एक तो पहला कि आपको डे बाय डे टारगेट जरूर सेट करना चाहिए, और दूसरा आपको ओवरऑल भी पता होना चाहिए कि यार 15 दिन में मुझे इतना कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका डे बाय डे टारगेट होना चाहिए।
तो इसमें दो तरह के बच्चे हैं सर। एक तो जो हमारे जो बच्चे हैं जो कॉन्क्योर बैच में हैं, यानी जो रिपीटर बच्चे हैं, खासकर जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस चल रही है तो उनके पास समय एक्चुअली इतना नहीं है, उनके पास 5 से 6 घंटे ही बचते हैं क्लासेस के बाद। तो वो प्रॉपरली अपने टाइम को डिवाइड करें कि भाई मुझे ये 2 घंटा फिजिक्स करना है, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स, चाहे वो 6 घंटे मिल रहे हैं उनको, 7 घंटे मिल रहे हैं, और इसमें वो उन टॉपिक्स पे फोकस करें जो हाई स्कोरिंग है और जिन पे उनको कमांड है और लगता है इससे अच्छा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहली चीज तो ये है, तो डे बाय डे आप अपना शेड्यूल बनाएं प्रॉपरली, और रात को एक चेकलिस्ट बनाएं कि आप कितना कंप्लीट कर चुके हो। राइट, मतलब डेली, मतलब 15 दिन का तो बेटा आपने शेड्यूल बना लेना है। बिल्कुल राइट, उसके बाद डे बाय डे जो है चेकलिस्ट आप रात में एक खुद से क्रिएट करें और उस पर टिक करते जाएंगे आज मैंने ये चीजें कर ली है। तो इससे मेरे ख्याल से ये होगा शायद कि बच्चे को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यार एक दिन में मैंने कितनी चीजें कवर कर ली, तो अगले दिन का जो टारगेट है वो उसी हिसाब से सेट कर पाएगा। सर इसमें एक छोटा सा सवाल मेरा है, रिवीजन शेड्यूल के अंदर ही आपने जैसे पहले पॉइंट में बोला था कि पीवाईक्यूज जो है वो हमें करने हैं, तो सर एक दिन में कितने पीवाईक्यूज यानी कि कितने पेपर्स बच्चे को अटेम्प्ट करने चाहिए? इसमें मैं आ रहा हूं बेटा, देखो सबसे पहले तो एक आप देखो पहला पॉइंट, आप रिवीजन शेड्यूल बनाओ, अपना शेड्यूल डिसाइड करो कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अब पढ़ना कैसे है उस पर आते हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि सबसे पहला तो आप अपने नोट्स पे फोकस करें। जिस बच्चे ने कुछ नहीं किया हुआ एटलीस्ट वो नोट्स पढ़ के जाए, क्योंकि आपके क्लास में एजुकेटर्स बहुत मेहनत करते हैं, उनके जो नोट्स होते हैं ना उसमें, मैं आपको खुद बोल रहा हूं कि मैंने पढ़ाया या किसी भी सर ने, किसी भी एजुकेटर ने पढ़ाया ना, मैं आपको 100% गारंटी से बोलता हूं कि नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। राइट, और इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर दूं कि बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि लास्ट के 15 दिन बचे हैं तो चलो यार 1-2 दिन में क्या है नए नोट्स क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं। अब हाँ, जैसे इसमें ये हुआ कि भाई सबसे पहले तो नोट्स पे आपको स्मॉल नोट्स वाला पॉइंट जो था वो, स्मॉल नोट्स वाला पॉइंट बेटा ये है कि अगर आपने पहले स्मॉल नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स बना रखे तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हो फॉर्मुलों के लिए। नहीं बना रखे तो अब बनाने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप हाईलाइटर यूज कर सकते हो, मार्कर यूज कर सकते हो, मतलब अपने जो 2-3 रजिस्टर्स हैं बस उसी में हाईलाइटर यूज करो और उन्हीं को शॉर्ट नोट्स क्रिएट करो। देखो एक्चुअली जब मैं छोटा था ना तो मैं मेरी सिस्टर पढ़ने में बहुत अच्छी थी, वो मेरे को हमेशा ये बोलती थी कि जितनी किताबें रंगी हुई होंगी ना वो उतनी बेहतरीन किताबें होती हैं। तो आपके रजिस्टर जितने रंगे हुए होंगे ना उतने बेहतरीन होंगे। पहला मतलब वो मेहनत का रंग है, मेहनत का रंग है, वो आपको बहुत फल देगा। अच्छा जी। अगला पॉइंट, अटेम्प्ट्स जेईई मेंस मॉक टेस्ट इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने नोट्स पढ़ लिए, अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि सर आप तो बातें कर रहे हो कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कर लो, क्योंकि हर आप किसी भी एजुकेटर से पूछोगे तो वो ये बोलेगा जेईई मेंस के पिछले साल के कैसे कर ले। लेकिन मेरे पास एक बच्चा आया, मैं आपको बच्चे का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। बच्चे ने मुझसे बोला कि सर आपने मुझे बोला था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर ले, तेरा बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। लेकिन सर मैं जब खोलने बैठा ना तो मैंने देखा कि मैकेनिक्स में ही रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, एसएचएम ये सब मिला मिलू के ही ना सर 200 नहीं 200-250 क्वेश्चन थे कि सर मैं अब बताओ कि 200-250 क्वेश्चन कैसे करूं। तो इसमें मैं बच्चों एक चीज बोलना चाहूंगा, आप क्या करो, सारे पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सेंटर ऑफ मास, आप पहले तो सेलेक्टिव चैप्टर्स के पीवाईक्यू कर लो। जैसे मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, एसएचएम और वर्क पावर एनर्जी। अब मान लीजिए इसमें टोटल 150 पीवाईक्यू हो गए। अब 150 में भी आप थोड़ा सा मार्किंग कर लीजिए, 2 मिनट लगेंगे, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है वैसा क्वेश्चन आपके नोट्स में कहीं है, आपकी शीट में, ईएलपी में कहीं है, तो नहीं करने की जरूरत है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। 30 to 40-50 क्वेश्चन का बंच बनाइए, उसके अकॉर्डिंग अलार्म लगाइए, टाइम लिमिट में काम कीजिए। 60 क्वेश्चंस का मतलब 2 आवर्स, बिल्कुल। तो 2 आवर्स का अलार्म लगाइए, टाइम लिमिट में काम कीजिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए, आपको पता भी चलेगा कितने सही हैं कितने गलत हैं, आप कितने पानी में हो ना ये आपको पता चलेगा, आपको आपकी औकात पता चलेगी। भाई ये औकात एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, हर इंसान को पता होनी चाहिए। क्योंकि मैं जिस एग्जाम को देने जा रहा हूं, मान लो मैं जेईई मेंस देने जा रहा हूं और मुझे लग रहा है यार मैं तो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हूं, मेरे तो 200 नंबर आने चाहिए, वहां पे जाके 20 नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी मैंने खुद को सेल्फ एनालिसिस नहीं किया। और अगला आकाश सर वही पॉइंट है, मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट क्या होता है? देखो यार, जब तक आप घर में सर एग्जाम वाला माहौल नहीं बनाओगे ना, आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर सकते। सर ये एग्जाम वाला जो माहौल आप बोल रहे हैं, मतलब मुझे जहां तक लगता है ये कुछ ऐसा है कि भाई एक रूम है जो आप जिसमें रह रहे हैं, जो भी आपका लिविंग एरिया है या लिविंग रूम जो है, उसमें आपने टेबल पे बैठना है और एक घड़ी सेट कर लेनी है 3 घंटे का, या जो भी एक एग्जैक्ट टाइमिंग है उस पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ है वो टाइम सेट कर लेना है। उस टाइम के हिसाब से पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। और ऐसा बिल्कुल ना करें बेटा कि जैसे ये फिजिक्स वाले सर ने वीडियो बनाया तो सिर्फ फिजिक्स का ही पार्ट जो है आप अटेम्प्ट करके उठ जाए। मतलब मैं ये कहूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों को, मॉक टेस्ट को बिल्कुल पूरे तरीके से अटेम्प्ट करें। आप मान के चलिए जेईई मेंस, जैसे मेन जेईई मेंस चल रहा है ना, देखो बच्चा करना क्या है, जैसे आप
तो वही 9 से 12 का स्लॉट लो या जो भी आपको लगता है, 3 आवर्स का स्लॉट लो, बिल्कुल। पूरा एक पेपर लो, पूरा मॉक टेस्ट लो, 3 घंटे का अलार्म लगाओ, ठीक है, पानी की बोतल लेके बैठो, राइट, क्योंकि उठना भी नहीं, उठना नहीं है, फोन को स्विच ऑफ करो, नंबर 1 नंबर 2 जो करना है करके बैठो, है ना, और उसके बाद बिल्कुल सीरियसली आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करो। द पेपर टाइमिंग शुड बी 2 hours 45 minutes, क्योंकि लास्ट की 15 मिनट्स आप ऑब्वियस सी बात है OMR भरना, ये सब क्लिक क्लिक करना, सारी इंफॉर्मेशन को रीड करना, तो मैं मान के चल रहा हूँ वो 15 मिनट वेस्ट होते हैं। तो आपको पेपर एक्चुअली 2 hours 45 minutes में कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको पेपर को एक बार अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, उससे आपको पता क्या चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 दिन बचे जी, तो मैं तो ये बोलता हूँ 3 दिन में एक मॉक टेस्ट पेपर बच्चे को देना चाहिए, तो टोटल अब 15 दिन में वो लगभग 5 मॉक टेस्ट दे सकता है। ठीक है। मान लीजिए 5 मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स जो हैं वो 140 से 170 के बीच में ही घूम रहे हैं, तो एटलीस्ट जब मैं जेईई मेंस देने जाऊंगा तो मुझे कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस होगा ना कि भैया बुरी से बुरी हालत भी हो गई ना, तो 140 तो है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। हाँ। और आपको लगेगा कि यार 180 भी ला चुका हूं मैं, तो आज अगर मैंने और जोर लगा दिया तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूं। 200 हाँ, तक बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, और हर 3 दिन में आप मॉक टेस्ट दीजिए, साथ में उसका एनालिसिस भी कीजिए, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस गलत हुए, आपने उन क्वेश्चंस पे वर्क ही नहीं किया, तो फायदा क्या। मतलब मेरे हिसाब से उन जो क्वेश्चंस गलत हुए उस पे स्टार लगा ले, बिल्कुल, लास्ट के 1-2 दिन में उन्हीं स्टार वाले क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि जो मैं कर चुका हूँ बिल्कुल उनको तो वापस करने का कोई फायदा है नहीं, मुझे पता होगा कि आंसर क्या आने वाला है। बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं किए हैं या जो नहीं हो पाए हैं उनको स्टार जो लगा रखा है वो वहां लास्ट में काम आएंगे कि यार 2 दिन बचे हैं, अब ये स्टार वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके मेरी प्रैक्टिस पक्की और मैं फाइनल दे के लिए और लास्ट में आपको मैं इस चीज को, क्योंकि देखो मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, और मैं जिस इंसान का स्टूडेंट रहा हूं ना, उन्हीं इसमें जो मैं पॉइंट जिनको हम बुलाने वाले हैं, हाँ उसमें एक छोटा सा ये है कि सर इसमें मेरे पास ना वॉच प्रीवियस ईयर एग्जाम टॉपर्स इंटरव्यू, ये जो चीज है ना सर, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्सपर्ट को बुला लेना है। बिल्कुल, हम एक ऐसे इंसान को बुलाएंगे जिसने मतलब सैकड़ों जाने कितने टॉपर्स क्या, जिन्होंने जाने कितनी फैकल्टीज को प्रोड्यूस किया है, और एक आपके सामने खुद के एक आपके सामने खड़ा हुआ है तो हमारे बहुत ही चहेते, और क्योंकि हमें उनकी बहुत ही गाइडेंस की जरूरत है, और खासकर आप सबको उनकी गाइडेंस की जरूरत है। ये जो दो पॉइंट्स है ना सर, एक तो प्रीवियस एग्जाम टॉपर्स के इंटरव्यू देखने हैं, तो क्या क्यों है ये पॉइंट, पहली चीज। दूसरा स्टे पॉजिटिव, कि पॉजिटिव कैसे रहना है इन लास्ट के 15-20 दिन में, तो वो चीज जानने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मोहित भार्गव सर, एंड ही विल बी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस विद अस कि यार ये दोनों चीजें आपने कैसे करनी है। यस, सो एक्चुअली मतलब मोहित सर अचानक से आ गए, और हमारी किस्मत है कि हमें मिल गए। तो एक्चुअली सर के इतने बिजी रहते, टाइम ही नहीं होता सर के पास। तो सर प्लीज। हेलो स्टूडेंट। दो मेरे जो सवाल है, और मतलब हम दोनों इसी चीज पे काफी डिस्कस भी कर रहे थे वीडियो से पहले, कि यार ये एग्जाम टॉपर्स के इंटरव्यू देखने से क्या होगा। पॉइंट नंबर 1 हमने डाला, हमने जब रिसर्च किया तो हमें लगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी देगा बच्चों को। दूसरा एक ये स्टे पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है, मतलब सर कैसे पॉजिटिव रहा जाए, ये सारी चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल। सबसे पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम टॉपर्स इंटरव्यू का फायदा क्या है कि हम लोग कनेक्ट बच्चों से नहीं कर पाते उतना अच्छा, बच्चे उन टॉपर से ज़्यादा अच्छा कनेक्ट करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, टॉपर्स की बात सुनते हैं। क्योंकि टॉपर्स उनको जब ये बताता है कि मेरे साथ भी ऐसा समय आया था जब मैं बहुत डिमोटिवेटेड था, लेकिन अब पता है कि जो वो टॉप कर चुका है, तो बच्चे जानते हैं इस चीज को कि यार वो बंदा भी डिमोटिवेटेड था और टॉपर बना, तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब शेयरिंग द लाइफ एक्सपीरियंस वाला। हाँ, और वो भी लाइफ एक्सपीरियंस उसका जो सक्सेसफुल हो गया, जिसने वो रास्ता चुन करके और हिट कर दिया और एक मंजिल अचीव कर ली। उस फेज से निकला हुआ। तो जब बच्चा ये देखता है ना, वो भी ये तो मेरे साथ भी हुआ, बैकलॉग मेरे साथ भी था, मैं भी परेशान था, मैं भी डिप्रेशन में था, मैं भी दुखी हुआ था, डांट मेरे को ही पड़ी थी, एक टेस्ट में मेरे भी मार्क्स बुरे आए, ये सब इनके साथ हुआ है और इनके साथ हुआ है, और ये टॉप कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं टॉप कर सकता हूँ। तो टॉपर इंटरव्यू का सबसे ज्यादा फायदा ये है। और पॉजिटिव रहने का देखो फायदा तो बहुत हम सभी जानते हैं, हमें लाइफ में ही पॉजिटिव रहने का फायदा ये होता है कि अगर आप नेगेटिव रहोगे तो आपका दिमाग उतना काम ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप मतलब यूं रहोगे कि यार एफिशिएंट हो जाओगे एक्चुअली, लेस एफिशिएंट। अब बात, हाँ ये जरूर कह सकते हो कि सर कहना तो बहुत आसान है पॉजिटिव रहना, लेकिन रहें कैसे, इंपॉर्टेंट तो ये है। ऐसा चल रहा है जहां पर नेगेटिव ख्याल ज्यादा है, ज्यादा 15 दिन रह गए, मेरी ये चीज नहीं हुई, और एक दिन जब क्रॉस कर रहा हो बिल्कुल, तो 14, 13, 12 ऐसे होते मेरा माइंड जो है नेगेटिव साइड की तरफ ज्यादा सोचता है। लेकिन इसमें मेरा मानना है सर
कि बहुत सारे वीडियोस जो होते हैं ना मोटिवेशन वाले, वो भी देख सकते हो, लेकिन बहुत सारे मत देखो, एक दो देखो। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ आप सबको बताता हूँ कि इसको स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो जो हो रहा है। जो हो रहा है। अच्छा, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं करता ना बच्चा ये बोलता है कि नहीं मुझे नेगेटिव ख्याल नहीं लाने हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं सोचना है। तो क्यों नहीं सोचना? ठीक है, हो सकता है सबके साथ, मतलब उसको सोचना है, एक्सेप्ट करना है। मतलब नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो अब ये स्वीकारो कि हाँ, इसका मतलब मैं नॉर्मल इंसान हूँ और ये हो रहा है तो सबको हो रहा है, चलो लेट्स डू द वर्क। हाँ, मतलब इसको इस तरीके से ले सकते हैं शायद पॉजिटिव कि यार पेपर मैं भी देने वाला हूँ, पेपर बाकी लोग भी सब लोग भी देने वाले हैं, तो जो ख्याल मुझे आ रहे होंगे वो ख्याल सबको आपको आ भी रहे होंगे और आपको भी आ रहे तो मूव ऑन। वो विराट कोहली वाला वो इंसिडेंट याद है कि उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया मेरा हाँ, ये चल रहा है। ये सब आपको अगर पता हो तो विराट कोहली का फॉर्म बहुत पुअर हो गया था। right. और पता ही वो दिन, जिस दिन विराट कोहली ने ये एक्सेप्ट किया है और रुआसा हो गया था वो, और उसने कहा था कि मैं बहुत रोया भी बंद कमरे में, और ये मान करके रोया कि मैं वाकई में उसके पहले वो मान नहीं रहा था, और जैसे ही माना वैसे आप सब जानते हो कि पाकिस्तान वाले मैच में क्या हुआ। ठीक, तो मेरा यही मानना है और हमेशा से यही मानना है कि एक्सेप्ट करो चीजों को। मतलब यार देखो, हम यहाँ विराट कोहली का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, वो मैच का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि as soon as you will accept कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, राइट, आप move on कर जाते हो। मूव ऑन कर Move on पाओगे। करते हो। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप खुद से ही लड़ते रहोगे ना कि यार हाँ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क्स है ना, हाँ। ये क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पे लगा भी रखा है हाँ, एक छोटा हाँ, सा। हाँ। तो वो क्वेश्चन मार्क जो है ना बेटा, वो आपको डेफिनेटली हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आप डॉट 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 लगा लो और ये मान लो कि यार हाँ हो रही है चीजें, तो अगर मेरे साथ हो रही है तो बाकी लोगों के साथ भी हो रहे हैं, और ये मान के चलोगे तो यू विल सक्सीड इन लाइफ। मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरा पॉइंट मैं और बोलूंगा, जी। कभी भी बच्चे अगर बहुत हाई कॉन्फिडेंस में है तो भी, और बहुत डर रहे हैं, बहुत मतलब निगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं तो भी, एक काम करना, दोनों चीजें दूर हो जाएंगी। तुरंत प्लान बनाना शुरू कर दो। मतलब तुरंत, जैसे मान लो तुमने सोचा कि मुझे डर लग रहा है, तो तुरंत काउंट करो कितने आवर्स बचे, कितने टॉपिक बचे, तुरंत लिखो, तुरंत उन्हें लिखना शुरू कर दो, तुरंत लिखना शुरू करो। इनमें क्या बचा है, इनमें क्या मिनिमम करूंगा जो मेरे काम बन जाएगा। जैसे ही आप ये करोगे ना, तो अगर आप नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाओगे, और अगर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हो ना, तो आप तुरंत लाइन पे आ जाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा अभी इतना रह गया है। तो मेक अ शेड्यूल। जब भी अच्छा आपका दिमाग बढ़ता है, शेड्यूल बनाने से आप पॉजिटिव ऑटोमेटिकली होते हो, क्योंकि आपको टास्क दिखता है, टास्क दिखता है, अलाइन वो जो बात आपने चेकलिस्ट वाली कही, कहीं ना कहीं रिलेटेबल चीज है। बिल्कुल। कि अगर आप चीजें लिख लोगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या हो चुका है। मतलब ये चीज, वो इसको मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि डर के आगे जीत है का मतलब ये है कि डर को सामने लाओ। अब डर को सामने लाने का तरीका ये होता है कि एक चार्ट पर उसको लिखो, क्या डर है लिखो उसको। तो ये डर है, चलो मान लिया, अब एक्सेप्ट करो, मान लिया, ठीक है, अब इससे हम मैक्सिमम क्या आउटपुट दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं वो लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये तरीका है मेरे हिसाब से। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी जो ट्रिक मुझे याद आ रही है सर, वो कुछ ऐसी है कि जब भी आपको ऐसा नेगेटिव थॉट्स आए या आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो, तो हालांकि बच्चों वाली ट्रिक है, बट ऑब्वियसली आप लोग भी बच्चे ही हो, छोटे छोटे हमारे सामने, तो उसमें यह है कि रिवर्स काउंटिंग जो है माइंड को एकदम घुमा देती है। क्योंकि आप वो जो थॉट आपके दिमाग में चल रहा है उससे आप थोड़ा सा हट जाओगे और आप एग्जैक्टली अपना दिमाग वहां लगाओगे कि यार 98 के बाद रिवर्स में क्या आता है, राइट, 97 आता है, 96 आता है, तो ये कहीं ना कहीं आप अटकोगे, और जहां आप अटकोगे वहां आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा उन चीजों से, राइट। मुझे तो लगता है कि सर है ना, जो जितने जैसे एग्जामिनेशन जब बच्चा देता है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि यार एक्सेप्ट करो चीजों को। टफ आया तो सबके लिए टफ आया, इजी आया तो सबके लिए आया, मतलब वो कट ऑफ वाला जो क्राइटेरिया वो उसी हिसाब से डिसाइड होता है। टफ आया, एक्सेप्ट किया, नो मूव, बस मूव करो यार, है ना, अच्छी चीज है, कट ऑफ कम जाएगी, है ना। और समय सबके लिए बराबर है। बच्चा रोता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, यार सबके पास बराबर टाइम है। तो मुझे तो लगता है या तो रो लो, या आप अपना इस टाइम को यूटिलाइज कर लो बेस्ट टू बेस्ट। मेरा यही कहना है कि रोते रोते पढ़ते रहो। मतलब रो लो मतलब ये नहीं है कि भैया तुम पूरे दिन रोते रहो। हाँ, मतलब ये है 24 घंटे रो रहे हैं कि नहीं, दो तरीके के रोने वाले होते हैं। एक रोने में बैठ गए, रो रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि उसको स्वीकार करो, रोऊंगा तो है लेकिन पढ़ूंगा, एक्सेप्ट करते हुए काम करते रहो, आंसू बहाते रहो, अपनी किताबें जो है गीली करते रहो, लेकिन पढ़ते रहो, पेन से भी भरते रहो और उनको गीला भी करते गीला भी करते रहो, है ना। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आगे बढ़ते रहो। जी। सो गाइज, दिस वाज समथिंग विच वी ऑल वांटेड यू टू नो कि 15 दिन पहले या 15 दिनों में आप लोगों ने क्या क्या करना है। हमारे साथ थे रोहित गुप्ता सर,
वन ऑफ द अमेजिंग फैकल्टीज ऑफ ऑफलाइन सेंटर। एंड देन फिर हमारे साथ थे हम सबके गुरुजी मोहित भार्गव सर, जिनसे मतलब इस वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था कि मोहित सर को बुलाएंगे, ऐसा कुछ उनसे ज्ञान लेंगे, बट हाँ ऑल ऑफ अ सडन सर आ गए और हमने सर को वीडियो में बुला लिया ताकि हम आप लोगों को एक फ्रूटफुल चीज दे पाए, राइट। सो दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू डू इन लास्ट 15 डेज। दिस इज ऑल अबाउट 15 डेज का स्ट्रैटेजी सेशन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है और आप मुझसे अगर ज्यादा प्यार नहीं करते तो इन दोनों से डेफिनेटली प्यार करते होंगे, तो इन्हीं के लिए बाकी बच्चों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आप ही के जैसे जैसे हमने कहा कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपके साथियों के साथ भी वही चीज हो रही है। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि इन 15 दिनों में वो चीज कर पाए जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे, राइट। एंड लास्ट में जाते जाते थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो, पहली बार हम तीनों को एक साथ देख रहे हो, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस और इसी तरीके के रिलेटेबल वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट।